हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। जानते हैं आईपीआर के बारे में कुछ न्यूज़ कि आखिरकार क्यों रहा ये न्यूज़ में। देखिए वजह ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली पब्लिश करा है एक पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2020 और इसी वजह से आ गया है ये न्यूज़ में। तो क्या है ये पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020, आइए ज़रा समझते हैं। देखिए अमेंडमेंट क्या करता है, चेंज लाता है, एक नया फॉर्मेट लाता है पेटेंटीज और लाइसेंसीज के लिए। ये जो अमेंडमेंट आया है इसमें क्या है कि एक नया फॉर्मेट आया है पेटेंटीज के लिए और लाइसेंसीज के लिए टू डिस्क्लोज द एक्सटेंट टू विच दे हैव कमर्शियली वर्कड और मेड द पेटेंटेड इन्वेंशंस अवेलेबल टू द पब्लिक इन द कंट्री। कि भैया ये डिस्क्लोज करने के लिए कि आपने किस हद तक आपने जो है वो कमर्शियली काम किया है और जो पेटेंटेड इन्वेंशंस हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए हैं देश के अंदर। इन अमेंडमेंट रूल्स के माध्यम से कई सारी अमेंडमेंट जो है वो करी गई हैं फॉर्म 27 में, मतलब न्यू फॉर्म 27 के अंदर। FORM है ना, ये वाला फॉर्म है फॉर्म 27 के अंदर। अब फॉर्म 27 क्या होता है पहले समझ लीजिए। फॉर्म 27 एक ऐसा फॉर्म है जिसे पेटेंटीज को या लाइसेंसीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दीजिए रिगार्डिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं अपने पेटेंट के ऊपर इंडिया के अंदर। और ये काफ़ी ज़रूरी है, मैंडेटरी है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर, है ना। फॉर एवरी पेटेंटी, हर एक पेटेंटी और हर एक लाइसेंसी को ये भरना ही होगा अगर उसको स्टेटमेंट को फाइल करना है एज टू द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल वर्किंग ऑफ अ ग्रांटेड पेटेंट इन इंडियन टेरिटरी। अगर वो कुछ काम कर रहा है किसी पेटेंट के ऊपर, ठीक है, इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो उसको ये भरना ही होगा। देखिए फॉर्म 27 जो है अब ये फर्निश करा जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के भीतर एक्सपायरी के हर एक फाइनेंशियल ईयर के हर साल भरना होगा। पहले ये 6 महीने की बजाय 3 महीने हुआ करता था। साथ में यहाँ पे भी जो एक ही फॉर्म होगा, एक फॉर्म होगा कई सारे पेटेंट्स के लिए एक फॉर्म होगा। अब देखिए कुछ बातें हम समझ लें यहाँ पे, आईपीआर क्या होता है, मतलब ये आखिरकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। देखिए अब एक बात बताइए कि आप हैं, आपने कुछ अपने दिमाग में सोचा और अपने हिसाब से कोई ऐसी चीज बनाई जो बड़ी ही यूनिक है और किसी का कोई आइडिया आपने कॉपी नहीं करा है, कुछ चोरी नहीं करा है, एक अलग तरीके की आपने क्रिएशन करी है अपने माइंड से। तो आपको कुछ इसके लिए कुछ हक मिलने चाहिए ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आपने बनाया बाकी सब कॉपी करके ले गए, तो फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत का। ठीक है, तो ये वैसे राइट्स हैं जो ऐसे इंसान को दिए जाते हैं ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड। ये यूजुअली क्रिएटर को दिए जाते हैं, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है क्रिएटर के पास कि वो अपना क्रिएशन यूज कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भैया आप ही के हाथ में सब कुछ है, ये इतने वक्त तक सिर्फ आप यूज करेंगे क्योंकि आपने इसका जो है क्रिएशन किया है। इसमें आपका हो गया क्रिएशन, कोई मान लीजिए कोई नया ड्रग बनाया, कोई नई दवाई बनाई है, या बिजनेस मॉड्यूल है कोई नए तरह का, कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा कुछ भी आपने बनाया है तो सबके अंदर ये चीज आती है। अब बात आती है यहाँ पे कि कितने तरह के होते हैं ये, है ना, कितने तरह के होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं। देखो भाई यहाँ पे एक होता है कॉपीराइट, बड़ा सुना होगा। डेफिनेशन ये है कि कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जिसे यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। अब कोई यूट्यूब पे भी क्या होता है कि आपने एक बढ़िया सी कोई वीडियो बनाई, बढ़िया सा कोई कुछ भी एक ऐसा जो आपका क्रिएशन है वो आपने अपलोड करा, और अगर किसी ने उस पर कॉपी कर लिया बिना पूछे पाछे कुछ करे तो आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो ना। तो ये वही चीज़ है कि आपने कुछ आर्टिस्टिक वर्क करा, आपने कुछ लिखा, आपने कुछ ऐसी काम करा जो सिर्फ आपने अपने आप से किया है, तो उस पर आपका हक होगा। समझे। अब इसके अंदर कौन कौन सा काम कवर होता है, ये आपका बुक्स आपने लिखी, कोई म्यूजिक करा, कोई पेंटिंग करी, कोई स्कल्पचर, कोई फिल्म हो गया,
या कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया या डेटाबेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप, टेक्निकल ड्राइंग्स, कुछ भी हुआ तो इसके अंदर सब कुछ कवर होता है। अच्छा, इंडिया में कितनी वैलिडिटी होती है? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बनाया और वो फिर आप पूरे लाइफ टाइम ही जो है बैठ के ऐसा नहीं है कि बस सालों साल आपने एक बार बना दिया तो फिर आप ही यूज़ करो, ऐसा नहीं है। एक वैलिडिटी होती है, एक टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जनरल रूल ये है कि कॉपीराइट 60 सालों तक चलता है ना? इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक वर्क 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर। अब यहाँ पे समझो कि जनरल रूल अगर हम देखें, जनरली अगर आपने कोई बिजनेस मॉड्यूल या ऐसा कुछ बना रखा है तो इसमें आपको 60 साल तक आपका कॉपीराइट है। मतलब 60 साल तक अगर कोई आपसे वो काम लेना चाहता है तो या तो आपसे कॉपीराइट आपको उसको लेना पड़ेगा, और या तो ये है कि आप उस पर फिर स्ट्राइक मार सकते हो क्योंकि आप ही के पास ये सिर्फ हक है ना? तो एक अलग की बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जैसे कि आपने कुछ लिखा है, मतलब ओरिजिनल लिटरेरी है या ड्रामेटिक काम है, कोई म्यूजिकल या आर्टिस्टिक काम है, तो तब पता है 60 साल कैसे गिनते हैं? तब 60 साल गिनते हैं जब ऑथर की डेथ हो, जैसे जिसने लिखा है, जिसने कोई काम करा है, उसकी डेथ से 60 साल तक वो चलता है। ठीक है, कॉपीराइट। उसके बाद आती है पेटेंट्स की। तो पेटेंट्स क्या है, देखिए, ये पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है, वो इन्वेंशन के लिए दे देता है। अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, ठीक है, जैसे आपने मेडिसिन बनाई, ठीक है, तो इन्वेंट करी ना आपने, तो ये पेटेंट इसके लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोवाइड करता है, पेटेंट ओनर को एक राइट देता है कि आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह से और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज बाय अदर्स। भैया किस तरह से यूज करा जाएगा दूसरे लोगों के द्वारा वही आपका इन्वेंशन, या भाई क्या कहते हैं, आप जो है क्या यूज करेंगे, नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस तरह से करेंगे, समझे? पेटेंट जो है वो हर एक कंट्री के अंदर ऑब्टेन होता है, मतलब लिया जाता है, वेयर द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इन्वेंशन। मतलब जिस भी कंट्री में जो एप्लीकेंट है, मतलब जिसने वो चीज़ इन्वेंट करी है, और वो एप्लीकेशन जिस भी कंट्री में डालेगा उस कंट्री में उसको पेटेंट मिलेगा, अगर उसको उस कंट्री में अपने जो क्रिएशन है, अपना जो इन्वेंशन है, उसका बचाव करना है तो। अब यहाँ समझो कौन कौन सा काम इसके अंदर कवर होता है। प्रोडक्ट या प्रोसेस यू शुड प्रोवाइड इन जनरल, एक कोई नया टेक्निकल सोल्यूशन हो गया किसी प्रॉब्लम का, किसी फील्ड की कोई प्रॉब्लम है किसी फील्ड की, अब आपने सोल्यूशन ऐसा दे दिया, ठीक है, तो ये सब भी इसके अंदर कवर होगा। कोई प्रोडक्ट भी कवर होगा या प्रोसेस भी कवर होगा, जनरल कोई प्रोसेस भी है वो भी कवर होगा। समझ लो, एक ऐसा इन्वेंशन जो या किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस रिलेटेड हो, जो एकदम नया इन्वेंशन हो, जिसके अंदर कोई ऐसे इंसेंटिव स्टेप हो या कोई ऐसा चीज़ हो जो इंडस्ट्रीज में जो है वो अप्लाई कराया जा सकता हो, ये सारा कुछ जो है वो पेटेंट किया जा सकता है। अब वैलिडिटी क्या है इंडिया के अंदर? तो जो टर्म है हर एक पेटेंट का इंडिया के अंदर, ये है 20 सालों का, ये है 20 ईयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। आज पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करी तो आज से 20 सालों तक पेटेंट आपके नाम, ये लो जी भाई, ठीक है, इतना समझे? उसके बाद आता है यूटिलिटी मॉडल। तो अब इसमें क्या होता है, देखो भाई, यूटिलिटी मॉडल भी पेटेंट की तरह होता है और ये भी इन्वेंशन या इनोवेशन को ही प्रोटेक्ट करता है, बट ये थोड़े कम समय के लिए प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल में डिफरेंस देखने पे आ जाए तो डिफरेंस ये है कि दैट रिक्वायर्स फॉर ग्रांटिंग अ यूटिलिटी मॉडल आर लेस स्ट्रिंजेंट देन फॉर पेटेंट। मतलब जो यहाँ पे हम देखें तो इसका ही पेटेंट का थोड़ा हल्का वाला सीन ले लो यूटिलिटी मॉडल। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या काम कवर होंगे, ये भी सब पेटेंट की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अ प्रोडक्ट या प्रोसेस विच इज नॉवेल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल पासिस फॉर यूटिलिटी मॉडल। हाँ, इन्वेंटिव स्टेप इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इन्वेंटिव स्टेप की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे समझो, ये पता है ये कई सारी कंट्रीज के अंदर होता है, पर यूएस, यूके और कनाडा में ये नहीं होता, मालूम है ये बात आपको, खैर अलग से है। अब यहाँ समझिए कि इंडिया के अंदर इसका कितना टर्म है, क्या वैलिडिटी है। तो टर्म जो इसको प्रोटेक्शन का है यूटिलिटी मॉडल्स का, ये पेटेंट से कम होता है, यूजुअली ये 6 से लेकर 15 सालों तक ही होता है। फिर आता है ट्रेडमार्क्स, इसके बारे में भी आपने काफी सुना होगा। देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक साइन है विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। मतलब एक ऐसा साइन जो दो प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर पाए कि भैया ये अलग है, ये अलग है ना, ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है। बात समझ रहे हो? तो ये होता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क किसी भी डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड के लिए हो सकता है, सिंबल की तरह हो सकता है, स्लोगन की तरह हो सकता है, लोगो हो सकता है, ब्रांड लेबल हो सकता है, नाम हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, लेटर हो सकता है, न्यूमरल या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ भी हो सकता है। ऑडी अलग है कि नहीं है, ठीक है, अब ऑडी का अलग है, बीएमडब्ल्यू का अलग, किसी भी तरह से सिंबल की तरह से ले लो, स्लोगन की तरह से ले लो, लोगो की तरह से ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये सब ट्रेडमार्क के अंदर कवर होता है।
अब ट्रेडमार्क कितने टाइम तक का होता है? देखिए, ट्रेडमार्क इनिशियली रजिस्टर करा जाता था 10 सालों के लिए, जिसे कैलकुलेट करा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन आपने फाइल करी तब से लेके 10 सालों तक के लिए ये रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल डिजाइन की। तो अब ये देखिए क्या है, ये नेक्स्ट है। तो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर क्या आता है, ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब जो खूबसूरती से यहाँ पे जो जो सजा सजा के लिखते हैं ना, ये वो है। अब डिजाइन में 3 डायमेंशनल फीचर्स आते हैं, 3 डायमेंशनल फीचर्स आते हैं, जैसे कि शेप क्या है, सरफेस क्या है आर्टिकल का, या फिर आप कह लो कि 2 डायमेंशनल फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि पैटर्न, लाइंस, कलर। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, इसे इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। और इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की अंडर द इंडियन डिजाइन एक्ट 2000, ये 15 साल की हो सकती है। ठीक। अब नेक्स्ट आता है जीआई, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये क्या है समझिए, ये ऐसे साइंस है जिनको गुड्स पे यूज करा जाता है। मोस्टली ऐसे चीजें हैं जो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करती हैं, और उस जगह में उनकी भाई क्वालिटीज अलग हैं, या उनकी रेपुटेशन है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरीके की हैं, समझ लीजिए जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, तो ये जीआई टैग्स उनको दिए जाते हैं। इनके बहुत सारे सरकार को फायदे भी होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा है, उसको दी गई है ये जीआई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सेल बढ़ाता है वहाँ की। ठीक है, चीज़ों को और अच्छा करता है। मैंगो की कई सारी बहुत सारी अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होगी मेजर सिंघानिया की, तो उसमें तो पूरा एक अलग से चैप्टर दिया गया है ना, और मैंने कई सारे अलग से भी पढ़ाया है उसको। तो आप देखेंगे जाके कि अलग अलग जगह पे अलग अलग गुड्स को यहाँ पे जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो ये होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। अब ज़्यादातर जो है ये इसमें आपका नाम वगैरह होता है जगह का, है ना, कहाँ से गुड्स जो है ओरिजिनेट कर रहा है, और ये कुछ 10 सालों के लिए रजिस्टर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम रिन्यू होता रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट अ टाइम, एक बार में 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये क्या है समझते हैं। देखिए, ट्रेड सीक्रेट्स ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। कुछ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है ना, और ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ये राइट्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कुछ फॉर्मूला हो गया, कुछ रेसिपी है, कोई पैटर्न है, कोई टेक्निक है, कोई कंपाइलेशन है, कोई तरीका है, मतलब कोई मेथड है, या कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोसेस है, कोई डिवाइस है या प्रोडक्ट का मैकेनिज्म है। तो समझ लो ये सब कुछ ऐसा आता है ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर। और ट्रेड सीक्रेट्स वैलिड रहते हैं एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्कवर इट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तब तक के लिए वैलिड रहेंगे जब तक के लिए एक यहाँ पे कोई बंदा इसको इंडिपेंडेंटली अलग से ना डिस्कवर कर ले। तो ये हमने कुछ बात करी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो पहले समझ रहे थे, तो अब आईपीआर तुमने समझ लिया। अब आईपीआर एट मल्टीलेटरल लेवल ये क्या होता है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, मल्टीलेटरल लेवल के जो आईपीआर हैं यहाँ पे, इनका जेनेसिस पता है कहाँ से निकला है। ये पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 जो प्रोटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। उसके साथ आता है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये कहाँ का है, 1886 का है ये कॉपीराइट्स और कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड राइट्स हैं उनसे यहाँ पे उसके लिए है। उसके साथ आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विपो हम लोग कहते हैं। ये पता है क्या है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है, और यही देखती है, जो वर्क देखती है इन सारे कन्वेंशंस का। अब कुछ सब्सटेंसिव ट्रेड रिलेटेड डिसिप्लिन्स जो कि आईपीआर के मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हैं, इन सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर इनको अडॉप्ट करा गया है बाय रेफरेंस इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, ट्रिप्स अग्रीमेंट के थ्रू। कैसे करा गया अडॉप्ट, ट्रिप्स अग्रीमेंट के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट करा है। अब देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करते जाते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर, वो पता है कौन कौन से हैं। वो होते हैं कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेड मार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन आती है, पेटेंट्स आते हैं, लेआउट डिजाइन आती है, उसके साथ ये टोपोग्राफीज वगैरह की इंटीग्रेटेड सर्किट्स के, उसके साथ कुछ अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन वही वाला सीक्रेट वाला, जिसमें आपका ट्रेड सीक्रेट टेस्ट डेटा सब कुछ आता है।
और अगर बात करें इंडिया की, तो क्या इन एग्रीमेंट्स का इंडिया मेंबर है? तो जी हाँ भाई साहब, इंडिया मेंबर है वीपो का भी, एज वेल एज कमिटेड है इस ट्रिप्स एग्रीमेंट से भी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब थोड़ा सा चीज़ों को और आगे समझते हैं और कुछ यहाँ पे जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, वो समझते हैं। तो पहला कहता है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ये क्या है? देखो भाई, सेक्शन 3 पार्ट 10 जो कि इंडियन पेटेंट एक्ट का है, वो अलाउ नहीं करता कि आप पेटेंट को रिन्यू करा पाओ ओवर अ प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माइनर चेंजेस टू इट। अब ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि कुछ आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वैलिडिटी कितने साल की थी? 20 साल की थी। अब आपने क्या करा कि 20 सालों के बाद उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए प्रोडक्ट के अंदर, और आपने कहा अब हम इसको फिर से अपना पेटेंट बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने एक नया इसमें जो है नई चीज़ निकाल दी है कुछ चेंजेस करके। तो ये हमारा यहाँ यहाँ इंडियन पेटेंट एक्ट अलाउ इस बात के लिए नहीं करता, ठीक है। इसको इशू है, इसको दिक्कत है फॉर फार्मास्यूटिकल, मतलब इट हैज बीन एन इशू फॉर कंसर्न फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब ये एक दिक्कत का कारण है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। एग्जांपल, नोवार्टिस इशू ऑन द इशू ऑफ पेटेंट ऑफ कैंसर ड्रग ग्लिविक। एग्जाम्पल क्या है कि नोवार्टिस नोवार्टिस को इशू था ऑन द इशू ऑफ पेटेंट ऑफ कैंसर ड्रग जिसका नाम था ग्लिविक, है ना। तो ये बात की दिक्कत जो है, ये इशू है कि कुछ इशू ऑफ कंसर्न है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए दिक्कत है। चलिए, दूसरा कुछ एसोसिएटेड टर्म की बात करें, कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो ये क्या है समझो। इसमें क्या है, ये रिवील करता है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि आप लाइसेंस, मतलब टू लाइसेंस द यूज ऑफ अ पेटेंटेड इन्वेंशन टू अ थर्ड पार्टी और गवर्नमेंट एजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर। अब समझो, ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है ना, ये यहाँ पे कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको यहाँ पे इतनी पावर देता है कि आप लाइसेंस दे सकती हो किसी भी पेटेंटेड इन्वेंशन का। कोई पेटेंट है किसी इन्वेंशन के नाम पे, ठीक है, कोई पेटेंटेड इन्वेंशन है, तो उसका आप लाइसेंस किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी भी सरकारी एजेंसी को दे सकते हो। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई कंसेंट लेने की, कोई मर्जी लेने की इस पेटेंट होल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बोलेंगे कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो ये हमने कुछ एसोसिएटेड टर्म्स भी बात कर ली आईपीआर से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक कहता है पेटेंट पूल्स के बारे में। समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशंस ऑन कोविड-19, ये इसने एक डिस्कशन शुरू करा पेटेंट पूलिंग के ऊपर। किसके ऊपर? पेटेंट पूलिंग के ऊपर। तो जानते हैं कि न्यूज़ में क्या है। देखिए, हुआ क्या रिसेंटली कि कोस्टा रिका ने सजेस्ट करा कि क्यों ना हम यहाँ पे पूलिंग कर दें राइट्स की, ताकि जो इतना ज़्यादा पैंडेमिक महामारी फैली है उससे हम डील करें। कैसे? थ्रू फ्री या फिर मिनिमल अफोर्डेबल लाइसेंसिंग करें, और जो है ताकि ऐसा हो कि सारे जो भी एफर्ट्स हैं इन्हें सारी कंट्रीज़ यूज़ कर सकें। लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो सारे के सारे यूज़ कर सकें और इस प्रॉब्लम से डील कर सकें। तो इसलिए बात आती है कि जब इतना कुछ कोस्टा रिका ने सजेस्ट कर दिया कि ठीक है सब लोग मिलके काम कर लो, जो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी इसमें काम कर लें, ये कर ले वो कर ले, प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। तो ये पेटेंट पूलिंग आखिरकार क्या है? देखो भाई, वीपो के हिसाब से, वीपो का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो के हिसाब से जो ये पेटेंट पूल्स है ना, ये एक एक डिफाइंड करे जाते हैं एक एग्रीमेंट के तौर पे, जिन्हें दो या दो से ज्यादा पेटेंट होल्डर्स के बीच में किया जाता है। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, या दो से ज्यादा पेटेंट होल्डर्स हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट क्या कहता है? अग्रीमेंट कहता है कि आप लाइसेंस कर दो अपने पेटेंट्स का एक दूसरे को या तो फिर किसी थर्ड पार्टी को। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट पर्पस से कि इनका जो आईपीआर है, ठीक है, ये शेयर करें एक दूसरे के साथ में या किसी थर्ड पार्टी के साथ में। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, कि मान लीजिए ये है ये है ये है ये है, तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने पेटेंट्स को या तो आपस में शेयर कर दिया या तो किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? समझे? जनरली क्या होता है कि पेटेंट पूल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ के लिए करे जाते हैं, है ना, जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेटेंट देना, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो है देश नहीं बना पा रहे, मान लीजिए उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स है उनके लिए करना। तब यहाँ पे पेटेंट पूलिंग होती है कि भैया ठीक है चलो मदद हो जाएगी सबकी, है ना। कि मान लीजिए अभी कोविड-19 की क्राइसिस में वैक्सीन थी उस समय बहुत ज़्यादा, कि भई बन ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है, तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिसने बना ली है वो
आपस में आके भाई देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो सारे देश क्या झेलेंगे थोड़ी ना। तो ऐसी कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में इसको किया जाता है। ऐसे ही स्विंग मशीन कॉम्बिनेशन 1856 का ये माना जाता है कि पहला मॉडर्न पेटेंट पूल था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, है ना। पेटेंट पूलिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिस्कस और कंसिडर करा गया इन रिस्पांस ऑफ सार्क आउटब्रेक, जो कि 2002 और 3 में हुआ था, है ना। अभी सार्क ऐसा मत सोचिएगा पहला है, ठीक है। सार्क के अलग अलग फॉर्म है, जो अभी ये आया है सार्क कोव, ठीक है, ये हमारा कोविड-19 के लिए है। अब जो H5N वन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक के लिए 2005 में भी किया गया था, और H1N1 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो 2009 में आया था उसके लिए भी करा गया था, डिस्कस करा गया था इन सारे के लिए रिस्पांस में पेटेंट पूलिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब पेटेंट पूलिंग क्या चीज इंश्योर कराती है? पेटेंट पूलिंग कहती है कि भाई इंश्योर कराती है इनोवेशन कंपनीज के बीच में वाइल मिनिमाइजिंग पोटेंशियल लीगल इश्यूज। तो भाई देखो, आप कई सारी कंपनीज इनोवेट कर सकती हैं, लेकिन इसमें जो है कोई भी पोटेंशियल कोई भी लीगल इशू नहीं आएगा, है ना, पेटेंट को लेके। भाई ऐसे क्या होता है कि अगर किसी ने बनाया, आपने बिना जो है उनसे पूछे पाछे अगर परमिशन लिया, जैसे भी करके आपने अपने नाम पे वही चीज़ बना दी, तो भाई ऐसे तो आप पे लीगल इशू हो सकता है ना। ये है कि हाँ चलो कंपनीज यहाँ इनोवेट कर सकती हैं और इसमें कोई भी जो है पोटेंशियल लीगल इशू ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद पेटेंट पूलिंग ये भी इंश्योर कराती है कि ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होगा, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम हो जाएगा, क्योंकि एज बिजनेसेस दैट होल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेटेंट्स कैन इफेक्टिवली अग्री नॉट टू सू ईच अदर फॉर इन्फ्रिजमेंट। क्यों? क्योंकि दो बिजनेस है मान लीजिए, ठीक है, अब दोनों पे पेटेंट है, तो दोनों ही एक दूसरे की लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक है आप अपना मेरा जो भी चीज़ें हैं जो मैंने इन्वेंट करी आप यूज़ कर लो, आप वाली मैं कर लेता हूँ, तो दोनों आपस में तालमेल बना के चल रहे हैं, तो इसलिए काम बड़ी ही स्मूथली और एफिशिएंटली हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सस्ते में हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ इसके जो है वो फायदे होते हैं पेटेंट पूलिंग के। अब अगर हम इंडिया और पेटेंट पूलिंग की बात करें, तो भाई इंडिया के अंदर क्या सीन है, तो भाई इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है पेटेंट पूलिंग का ये नया है इंडिया में, और ये मेन फोकस डालता है कि जो हेल्थ केयर है वो सस्ता हो सके, इसका कुछ सोल्यूशन निकल के आ जाए कि हमारा जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जनता है ज़्यादा, और हमारे यहाँ ज़रूरत भी है कि कुछ ऐसा हो कि हमारे को इसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाए मामला, ठीक है, तो अफोर्डेबल चीज़ें हो जाएं। अब अगर हम इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की बात करें, तो इसके अंदर ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई है जो कि पेटेंट पूल के फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं दी गई है इससे रिलेटेड। बट हाँ, इस वक्त ये भी समझ लीजिए, ना ही ये रोक लगाता है फॉर्मेशन पे, ना ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप क्रिएट या फॉर्म नहीं कर सकते पेटेंट पूल को, हाँ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ उसके अंदर प्रोविजन नहीं दी गई है जो हमारा एक्ट है। क्लियर है? ये जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पेटेंट पूल सेटअप कर सकती है, कैसे? इन्वेंशंस वगैरह लेके या पेटेंट्स वगैरह लेके जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, मतलब जनता के हित के लिए हो, तो सरकार ऐसे पेटेंट पूल्स कर सकती है। हालांकि इंडिया के अंदर पेटेंट पूलिंग को देखा जाता है एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस के तौर पर, ये आप नहीं करिए, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इसको एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाता है, जो कि कहते हैं ना कि एंटी कॉम्पिटिटिव है नेचर में। तो इस वजह से ये कुछ हमने बैकग्राउंड भी बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि इंटरनेशनल स्टेप्स क्या लिए गए हैं पेटेंट पूलिंग के चलते, मतलब चलते क्या, पेटेंट पूलिंग को लेके क्या इंटरनेशनली क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है सी टैप। तो सी टैप क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो इसको बोलते हैं कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, मतलब सी टैप। इसे होस्ट करा जा रहा है WHO के द्वारा। इसमें ये होगा कि यहाँ पे जितनी भी प्लेज ली थी भाई कि हम सारे के सारे मिल के काम करेंगे कोविड-19 को लेके, हेल्थ के टेक्नोलॉजी को लेके, है ना, उससे रिलेटेड नॉलेज को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेटा को लेके, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है। तो इसी के फील्ड पे ये कहता है, ये काम करने को बात करता है। उसके बाद आता है GISAID। ये थोड़ा सा समझिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। ये क्या है? ये यहाँ पे पहले समझिए ये होता क्या है, ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें कोलैबोरेशन है इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर स्टेट्स के कुछ साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पांस सिस्टम के, साथ में ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम जो WHO का है वो है, और इसके अंदर एक्सपर्ट्स भी हैं इन लाइसेंसिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
और डेटा जो है प्रोवाइड करा जाता है फ्री ऑफ चार्ज। सारे इंडिविजुअल को फ्री में डेटा देते हैं जो एग्री करते हैं ना इसके अंदर कि हाँ हम इसके अंदर हैं, कि हम ये जो GISAID शेयरिंग मैकेनिज्म है उसे अपहोल्ड करेंगे, तो इन सबको फ्री में डेटा मिलता है। अब यहाँ समझिए कि ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा है क्या। तो नाम जैसा कह रहा है कि ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा शेयर हो रहा है ना, सारा इन्फ्लुएंजा वायरस या कोरोना वायरस जिसकी वजह से कोविड-19 होता है, ठीक है, इन सब का डेटा इसके अंदर शेयर किया जाता है। इसमें सब कुछ आता है, इसमें आता है कि जेनेटिक सीक्वेंस क्या है उन वायरसेस वगैरह का, ठीक है, या उनके उनसे रिलेटेड या एपिडीमियोलॉजिकल डेटा क्या है ना, ये ह्यूमन वायरसेस से रिलेटेड, या जियोग्राफिकल एज वेल एज स्पीशीज स्पेसिफिक डेटा क्या है, सारा डेटा इसके अंदर शेयर करा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है मेडिसिन पेटेंट पूल, MPP। ये क्या है, ये देखिए, इट हैज फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक ड्रग फॉर HIV, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस C। ठीक है, इसने फैसिलिटेट करा है डेवलपमेंट जेनरिक ड्रग्स का HIV के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपेटाइटिस C के लिए, और कहा है कि आप इनको सस्ता बेच दो, क्योंकि देखो जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं कंपैरेटिवली टू जो मेन वाली मेडिसिन होती है। अब ये मेडिसिन पेटेंट पूल क्या है, ये एक यूनाइटेड नेशन बैक्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सेस दे पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ लाइफ सेविंग मेडिसिन का सस्ती और दामों में उन कंट्रीज़ को जो कि जिनकी लो या मिडिल इनकम है ना? उनको दे देंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अपने यहाँ वो बना लेंगे, उनको तो बड़ी डेवलप्ड मेडिसिन तो महँगी पड़ जाएगी ना। और ऐसे कि अभी समझो, अभी क्या है जो फाइज़र आई है, ठीक है? ये जो वैक्सीन है, ये -70 डिग्री पे रखी जाती है, तो हमारे इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है ना? मतलब एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि ये बहुत महँगी हो जाती है, किसी डेवलप कंट्री की चीज़ करी हुई, कभी-कभी देश के लिए महँगी हो जाती है। अब हमारी वाली क्या है, चलो ठीक है 2 से 8 डिग्री तक हाँ, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब में बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है, इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन्स जो है वो लो या मिडल इनकम कंट्रीज़ में फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइन, जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स के बारे में समझते हैं। देखिए कंट्रीज को अलाउ करता है टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू कंपनीज टू प्रोड्यूस अ पेटेंट प्रोडक्ट एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसमें क्या है कि मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, इसके पास किसी प्रोडक्ट की है पेटेंट, ठीक है, तो ये कंपल्सरी लाइसेंस दे, ये क्या देगी, अभी मैंने कंपल्सरी लाइसेंस को बताया था ना कि इनकी मर्जी के सिवा ही यहाँ पे जो है कंपल्सरी लाइसेंस इस कंपनी को मिल जाएगा कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी का टाइम आ जाए, ठीक है, और उस इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो आप इस प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट को आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नागोया प्रोटोकॉल अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। ये क्या है समझिए, आर्टिकल 2 पार्ट ई जो इस प्रोटोकॉल का है, ये इंटरप्रेट होता है एज इंक्लूडिंग, इसमें सारा ही कुछ जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो बेसिस बनाती है जो भी ऑनगोइंग रिसर्च चल रहे हैं या डेवलपमेंट है कोविड-19 के ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन को लेके, तो ये इसमें ये इसका आर्टिकल 2 पार्टी फॉर्म करता है ये बात। अब ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, बेनिफिट शेयरिंग कर सकते हो जब जेनरिक रिसोर्सेज को यूज करा जा रहा हो कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब बेचने वगैरह के लिए, है ना, जो डायरेक्टली एक स्कोप दे रहे हो पेटेंट पूलिंग का, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये यहाँ पे इसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पार्ट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो यू कैन join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.